दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून 2024 तक के लिए जमानत दे दी है। आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद थे। चलिए जानते हैं कि मामला है क्या, किस वजह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि शराब नीति तो हर सरकार बनाएगी, फिर केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया। एक्चुअली बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट नवंबर 2021 में एक नई शराब नीति को लेकर आई थी। नई नीति के तहत शराब सरकारी दुकानों की बजाय प्राइवेट लोगों को शराब का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी गई। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि नई शराब नीति लाने से शराब में जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी दिल्ली के अंदर, वो बंद होगी। और इस नीति के तहत शराब की दुकानों के जो स्टोर हैं उन्हें आधी रात तक खुले रहने की परमिशन भी दे दी गई। चलिए बात करते हैं कि नई नीति आने से बदला क्या है। जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या था कि 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। और नई नीति आने के बाद 100 की 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई। और जो एलवन का लाइसेंस था शराब बेचने का, तो उसकी जो फीस थी गवर्नमेंट को देने की वो थी 25 लाख रुपए पहले, और अब इसे 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि छोटे दुकानदारों की दुकानें तो बंद हो गई और शराब के लाइसेंस सिर्फ बड़े माफिया को ही दिए गए। चलिए जानते हैं कि ये परेशानी शुरू कैसे हुई। अरविंद केजरीवाल जी को इस नीति ने कैसे परेशान किया। दिल्ली स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, उन्होंने जुलाई 2022 में एक आरोप लगाया कि शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी ने इसकी जो रिपोर्ट है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को दी, और वीके सक्सेना जी ने इसे सीबीआई के हाथ में सौंप दिया, उस मामले में दखल देने को कहा। तो जानते हैं इसमें घाटे और मुनाफे का खेल क्या हुआ। जो 750 ml की एक शराब की बोतल जो पहले 530 रुपये की आती थी वो 560 की कर दी गई। सिर्फ 30 रुपये का इजाफा किया गया। और जो कारोबारी का जो मुनाफा होता था वो उसमें होता था 33 रुपये 35 पैसे। लेकिन अब जो है नई नीति के तहत इसमें कारोबारी का जो मुनाफा 363 रुपये कर दिया गया। और सरकार को जो फायदा होता था इससे वो था 329 रुपये 89 पैसा। लेकिन अब जो सरकार को इससे फायदा होने लगा सिर्फ 3 रुपये 78 पैसे। चलिए एक टाइमलाइन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस इशू में कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने नई शराब नीति लॉन्च की। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी ने इसे सीबीआई को सौंप दिया और इस मामले में दखल देने को बोला। और सितंबर 2022 में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के सदस्य विजय नायर जी को इस मामले में अरेस्ट किया। उसके बाद मार्च 2023 में ईडी ने मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया इसी मामले में। इसी के बाद अक्टूबर 2023 में ईडी ने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी इसी केस में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नवंबर 2023 में इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया गया। केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश में रैली का शेड्यूल होने की बोलकर इस सम्मन को स्किप कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2023 में केजरीवाल जी ने ईडी का दूसरा सम्मन भी स्किप कर दिया। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी सम्मन स्किप कर दिए गए। फिर मार्च 2024 में केजरीवाल जी सम्मन से परेशान होकर जब उनके पास आठवां सम्मन आया तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें झटका मिला और केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल जाने के बाद केजरीवाल जी ने अपनी अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक अर्जी लगाई, एक रिट लगाई कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की
और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा। इसके बाद 29 अप्रैल को फिर से इसी केस में सुनवाई हुई। केजरीवाल जी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ईडी को अरेस्ट करने का राइट जरूर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे अरेस्ट ही कर लें। अरेस्ट करने के लिए सबूत भी होने चाहिए, ना कि शक के आधार पर अरेस्ट कर लेना चाहिए। बाद 30 अप्रैल को सुनवाई होती है। 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। उनसे एक मेन सवाल ये भी पूछा कि जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत आपने इन्हें गिरफ्तार किया है, तो मैं उसी गिरफ्तारी को एक्सप्लेन कैसे करूं और सुनवाई कैसे करूं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जमानत के लिए अप्लाई करने की बजाय अरेस्ट और रिमांड के अगेंस्ट चैलेंज किया है। तो यह कोर्ट में उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल जी ने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है, अब हमें इसमें समय लग सकता है और ऊपर से लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। तो लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए इन्हें इंटरिम बेल देने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद 7 मई 2024 को केजरीवाल जी की इंटरिम बेल को लेकर बहस भी हुई और उन्हें जमानत दे दी गई। चलिए बात करते हैं कि अंतरिम जमानत होती क्या है, इंटरिम बेल होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता जी के अकॉर्डिंग संविधान में जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा है, राइट टू लाइफ सबसे बड़ा है। इसके अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में इंटरिम बेल का कानूनी प्रावधान है कि आप इंटरिम बेल ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं। चलिए बात करते हैं कि भारत में बेल कितने टाइप की होती है। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भारत में 3 टाइप की बेल होती हैं। नंबर 1 है एडवांस बेल, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल। अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है या पुलिस ने उसे सेक्शन 49A का नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए, तब भी उसे लगता है कि वो उसे गिरफ्तार कर सकती है, वो इस केस में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट बना सकती है, तो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत तहत वो व्यक्ति एडवांस बेल ले सकता है। इसके बाद आती है रेगुलर बेल। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो वह सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत बेल एप्लीकेशन दायर कर सकता है। इसके बाद आती है कि इंटरिम बेल। जब रेगुलर बेल मिलने में देरी हो तब कोर्ट इंटरिम बेल पर एक्यूज को छोड़ सकता है। रेगुलर बेल मिलना इतना आसान नहीं है। रेगुलर बेल में पुलिस को भी चार्जशीट फाइल करनी होती है, उसके बाद कोर्ट तथ्यों को देखता है, उसके बाद वो बेल पर विचार करेगा, तो इसमें बहुत ही लंबा समय लगता है। तो इसलिए जब कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो कोई संगीन अपराधी नहीं है, तो वो इंटरिम बेल देने पर विचार कर सकता है। हाँ, अगर सुनवाई के समय रेगुलर बेल रिजेक्ट हो जाती है, तब इंटरिम बेल भी रिजेक्ट ही मानी जाएगी। इसके बाद कोर्ट इंटरिम बेल देते समय कुछ शर्तें भी रख सकती है, जिसे अक्यूज को मानना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी के केस में भी कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। वो शर्तें हैं, पहली शर्त जो है कोर्ट की कि वो शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई भी बयान नहीं देंगे पब्लिक में। दूसरी शर्त यह है कि वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तीसरी शर्त, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसके बाद आती है चौथी शर्त, शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। इस मामले को देखते हुए आपकी केजरीवाल जी को लेकर क्या राय है? क्या वे इस केस में दोषी हैं या फिर ये सारा मामला राजनीतिक है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।